जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखिए हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। और आज हमको पढ़ना है लसिका तंत्र के बारे में यानी लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं बीपी कैसे मेजर किया जाता है, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है और उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप क्या होता है। बस हम बता देते हैं कहाँ से कि ये जो है आपके बुक में नहीं दिया हुआ, बस बीपी नापने के लिए आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। देखिए हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो जब धमनियों के हम बताए थे रक्त दाब क्या है, तो रक्त दाब जो है ना ये क्या है, रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर लगने वाला दाब है। मतलब कि जो खून की नसें हैं ना उनके दीवारों पे जो दबाव लगता है उसी को बोलते हैं रक्त दाब। किसके द्वारा दबाव लगता है? खून के द्वारा। जो रक्त वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाओं का मतलब कि ब्लड की नसें, खून की नसें, खून की नसों की दीवारों पर खून जितना दबाव लगाता है वही क्या कहलाता है, रक्त दाब। अब ये क्या हो जाता है, अब ये रक्त दाब होना चाहिए 120, धमनी में 120 होना चाहिए और सिरा में होना चाहिए कितना, तो 80। 120/80 इसी को लिखते हैं कि बीपी हमारा इतना होता है। तो सिरा में यानी ब्लड के जाने का प्रेशर जाता किससे, धमनी से जाता है और आता किससे, तो सिरा से आता है। पिछले लेक्चर में हम बताए थे ये इसको बोलते हैं आर्टरीज और इसको बोलते हैं वेन। तो देखिए आर्टरीज में जब ब्लड जाता है तो जाने का प्रेशर कितना होना चाहिए, 120। आने का, वापस आने का प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो ये जो है प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर, क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 mmHg, मतलब कि मिलीमीटर प्रति पारी का घना। तो वो आपको इसका यूनिट नहीं याद रखना है, छोड़िए यूनिट। देखिए 120/80 हमारा बीपी होना चाहिए, 120/80। अब होता है क्या है, हाई ब्लड प्रेशर में जाने का ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और आने का ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। मतलब देखिए ये जो खून है ना बहुत प्रेशर के साथ जाएगा। जब हार्ट जो है बहुत तेज खून को पंप करता है तो अब ये प्रेशर बढ़ जाएगा। खून के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है खून के नसों पे, वो प्रेशर बढ़ जाएगा। मान लीजिए कितना हो गया, 180 हो गया, 180। और कितना हो गया, ये आने का प्रेशर मान लीजिए कितना हो गया, तो आने का प्रेशर हो गया 100। तो अब बताइए कि अब क्या हुआ, तो ये ब्लड प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया, 180/100 हो गया। 180/100 ये बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर को दर्शाता है और ये खतरनाक हो सकता है। अब कैसे खतरनाक हो सकता है, ब्रेन में ब्रेन हेमरेज कर सकता है। ब्रेन में पतली पतली नसें होती हैं और पतली पतली जो नसें हैं वो फट जाएंगी जिससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये जो है ये हाई बीपी से होने वाले क्या हैं, मतलब खतरे हैं, इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो हाई बीपी अगर किसी को है तो उसको अच्छे से इलाज कराना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो लो ब्लड प्रेशर का मतलब कि 120/80 से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाए। मतलब कि अब हार्ट जो है ब्लड को थोड़ा रिहू रिहू पंप कर रहा है। रिहू रिहू को मतलब समझते हैं, पहले हुमच के पंप कर रहा था, अब थोड़ा दम कम लगा पा रहा है बेचारा, कहाँ से कमज़ोर हो गया है हार्ट। तो देखिए 120/80 से जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है यानी धमनी पे लगने वाला प्रेशर, जाने वाला ब्लड प्रेशर 120 से कम हो जाए, मान लीजिए कि 95 हो जाए जाने का प्रेशर और आने का प्रेशर 60 हो जाए। जाने का प्रेशर 95, आने का प्रेशर 60, तो 95/60 ये क्या है, ये ब्लड प्रेशर है हमारा। यानी कि जाने का प्रेशर कितना है, 95, आने का प्रेशर 60। अब ये बीपी जो है हमारा कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, लो हो गया। तो लो हो गया तो अब इसका भी साइड इफेक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए ब्लड प्रेशर लो रहेगा तो ब्लड जो है हमारे ऑर्गन्स तक सही से पहुंच नहीं पाएगा, हम जल्दी जल्दी थकेंगे। ब्लड काहे लिए जाता है, जाता है ऑक्सीजन को लेकर के। ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं लेके जाएगा, ब्रेन में तनी मनी पढ़ेंगे, 5 मिनट पढ़ेंगे थक जाएंगे, हमारा ब्लड प्रेशर लो है। इसलिए स्टूडेंट सबको क्या करना चाहिए, हरदम ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट वगैरह कराते रहना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। मान लीजिए आपका बीपी लो है, एकदम ऐसे लुजुर पुजुर रहेंगे, पढ़ने का ना मन करेगा ना कुछ, बस मन करेगा सोए रहें। कहाँ से कमजोरी हो गया आपको। कमजोरी क्यों हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है। ब्लड प्रेशर कम होने से क्या हुआ है, खून जो है सभी ऑर्गन्स तक सही से पहुँच नहीं पा रहा है और जब नहीं पहुँच पा रहा है तो खून ऑक्सीजन लेके जाता है और ऑक्सीजन से क्या होता है, श्वसन करके ऊर्जा बनता है। तो जब हमारे अंदर खूने नहीं पहुंच रहा है तो ऊर्जा कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, कहाँ से कि ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो कम ऊर्जा बनेगा। इसलिए आपका जो श्वसन दर है, श्वसन भी कम हो जाएगा। श्वसन कम होने की वजह से ऊर्जा कम बनेगा और आप एकदम लुजुर पुजुर रहेंगे, मतलब आपको कमजोरी टाइप का महसूस होगा। तो इसलिए ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया।
ब्लड प्रेशर हाई बीपी और लो बीपी आपको समझ में आ गया कि उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेशर हाई और निम्न रक्तचाप ब्लड प्रेशर लो, खत्म बात। अब इसको मापा कैसे जाता है? तो एक यंत्र होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। अब हमको भी हिंदी नहीं बोलने आ रहा है, देखिए। तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है ना, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर मशीन। देखिए यही है, यही ब्लड प्रेशर मशीन है, डिजिटल वाला। ये डिजिटल वाला है। और आप देखे होंगे इसे मैनुअल वाला भी होता है, एक घड़ी टाइप का होता है, उसमें भी होता है हाथ से हवा भरने वाला ब्लेडर होता है उसमें। और एक पारे वाला भी आप देखे होंगे, पहले आता था, पारा वाला कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो आपके सिलेबस में इसको नापने की मतलब कोई प्रोसेस नहीं दिया हुआ है, लेकिन पहले था, तो हम बता देते हैं आपको प्रोसेस क्या होता है। देखिए, एक तो पहले हमको चाहिए स्टेथोस्कोप। डिजिटल वाले में कुछ नहीं चाहिए, बस मशीन और कफ, बस यही दो चाहिए, और उसके बाद डिजिटल वाला सब अपना काम कर देगा। लेकिन अगर मैनुअल लगा रहे हैं, जैसे कि पारा वाला बीपी मशीन हो गया, चाहे डायल वाला बीपी मशीन हो गया, तो डायल वाले में डायल से हम रीडिंग लेते हैं बस। अब उसको चेक करना है हमको बीपी को, तो क्या चाहिए? पहले स्टेथोस्कोप चाहिए, और जो मैनुअल वाला बीपी मशीन है, चाहे पारे वाला चाहे डायल वाला, दोनों में से कोई एक चाहिए। अब इसके लिए क्या करते हैं, उसमें भी ऐसा कफ होता है, इसको क्या बोलते हैं? कफ। इसमें एक गुब्बारा टाइप का स्ट्रक्चर भरा होता है इस कफ में। इसको हाथ में यहाँ पे इसे बांध लिया जाता है, यहाँ पे बांध लिया जाता है, और नली को यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे एकदम बीचों बीच से थोड़ा सा हटके हल्का सा यहाँ पे, ठीक। और इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे खूब टाइट बांध दिया जाएगा, और टाइट बांध करके और इसमें ब्लेडर से हवा भरा जाता है। आप देखेंगे मैनुअल वाले में ब्लेडर होता है, ब्लेडर से हवा भरा जाता है। तब तक भरा जाता है जब तक कि यहाँ पे जो हमारा धमनी है उसका साउंड सुनाना बंद ना हो जाए, तब तक उसमें खूब हवा भरा जाएगा, खूब हवा भरा जाएगा। ऐसे ही बिना सुने ध्वनि को खूब हवा भर दिया जाता है पहले इसमें, किसमें? ये जो कफ है, इसमें ब्लेडर से खूब हवा भर दिया जाता है पहले। फिर स्टेथोस्कोप यहाँ पे लगाया जाता है, केहनी पे यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाया जाता है। स्टेथोस्कोप का मतलब आला, जिसको बोलते हैं आला। तो इसको लगाया जाता है और हवा धीरे धीरे खोला जाता है, और तब तक खोला जाता है। देखिए, जब हवा खूब भर देंगे ना, तो इसका मतलब कि ये कफ जो है ना, ये कफ ये खूब तेज पकड़ लिया हमारे बाजू को। अब खूब तेज पकड़ लिया तो जो धमनी है, सिरा है, सब ब्लॉक हो गया। मतलब खून हमारे हाथ में आ ही नहीं रहा है। जब पूरा एकदम कस के पकड़ लेता है ना ये कफ, तो खून हमारे हाथ में यहाँ से आगे जाता ही नहीं जाता है। थोड़ा सा आवाज़ गड़बड़ाया होगा, देखिए, नहीं जाता है तो क्या होता है, अब यहाँ पे आवाज़ हम सुनेंगे स्टेथोस्कोप लगा करके, तो नाड़ी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, मतलब हमारे धमनी के धड़कने की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। आला लगा के सुनेंगे यहाँ पे तो नहीं सुनाई देगी। धीरे धीरे हवा खोलते हैं, तो जब इसमें से पहली बार ब्लड फ्लो होना शुरू होता है, तो एक बार बहुत तेज़ आवाज़ आता है, बहुत तेज़ आवाज़ जैसे खोलते हैं। तो जब आवाज़ आता है उस टाइम का रीडिंग लिख लेंगे। मान लीजिए कि हमारा जो डायल वाला स्टेथोस्कोप है, इसमें रीडिंग हमको मिल रहा है, जब पहली बार आवाज़ आया, धीरे धीरे हवा खोल रहे थे, मतलब कि खोल रहे थे, तो ये कफ लूज हो रहा था, बस एक ही बार ब्लड आया, इधर आया, कहाँ से कि लूज हुआ, तो हमको ये रीडिंग दिखाया। पहला जो आवाज़ आया उस पर रीडिंग दिखाया 120। तो ये कौन सा प्रेशर है? जाने का प्रेशर है। इतना प्रेशर पे क्या हुआ, इतना प्रेशर पे ब्लड फ्लो आगे चला गया, ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब कि हमारा ब्लड प्रेशर जाने का कितना है? 120। और अब तब तक हवा खोलते जाते हैं, यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाए रहते हैं, और तब तक हवा खोलते जाते हैं जब तक कि आवाज़ हमको धमनी की आवाज़ जो है सुनाई देना बंद ना हो जाए। अब सुनाई देना कैसे बंद होती है? देखिए, जब तक आप खूब कस के पकड़े थे तब तक तो जा ही नहीं रहा था, तभी भी नहीं सुनाई दे रहा था। धीरे से खोले, प्रेशर, अब मान लीजिए पाइप को आगे से दबा देंगे तो प्रेशर रहेगा ना, तो आवाज़ उसका सुनाई देता है। ऐसे ही जो नस हमारा था, जो धमनी था, खूब दबाया हुआ था, तनी मनी बस खोले तो उसका आवाज़ सुनाई दे रहा था स्टेथोस्कोप में। अब पूरा खोल दिए तो धमनी एकदम आराम से फ्लो होने लगा, उसमें ब्लड, जो हमारी खून की नसें, आराम से उसमें ब्लड फ्लो होने लगा। तो जब एकदम लास्ट में पूरा खुल जाती है नसें, तो आवाज़ आना बंद हो जाता है। और मान लीजिए कि आवाज़ आना कब बंद होगा? 80 पे। तो हम क्या कह देंगे कि पहली बार आवाज़ आया 120 पे, जाने का प्रेशर है, ये जाने का प्रेशर है, इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। सिस्टोलिक मतलब हार्ट जब पंप किया ब्लड को तब का प्रेशर था, और आने का प्रेशर 80 है, यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक। तो ऐसे बीपी को नापा जाता है। डिजिटल वाले में कुछ नहीं करना, बस कफ बानी है, एगो बटन टिपिए, बस चालू हो जाएगा, इसमें रीडिंग दिखा देगा, और कुछ नहीं है। इसमें कोई
इसमें साइंस नहीं लगाना है, रॉकेट साइंस, बस ये अपना काम कर देगा और दिखा देगा आपको। अब देखिए एक चीज़ होता है हार्ट रेट। अभी सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, जाने का प्रेशर सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट पंप किया है, सिस्टोल किया है, तब जा कर के प्रेशर 120 था। जब हार्ट में खून भरा है तब का प्रेशर कितना था, तो 80 था। बस ये डायस्टोलिक सिस्टोलिक। सिस्टोलिक अधिका वाला सिस्टोलिक, कम वाला डायस्टोलिक। और उसके बाद होता है पल्स रेट। पल्स रेट का मतलब होता है कि 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़क रहा है, उसी को बताता है पल्स रेट। ठीक, तो पल्स रेट क्या है? पल्स रेट कुछ भी नहीं है, दिल के धड़कन हम क्या बोलते हैं? पल्स रेट बोलते हैं। 1 मिनट में जितनी बार हमारा दिल धड़कता है उसी को हम बोलते हैं ये पल्स रेट है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये पल्स रेट कहलाता है। ये चीज़ें हो गई, आप समझ चुके हैं। कुछ एडिशनल चीज़ें हम बता देते हैं। लसिका तंत्र थोड़ा सा ही है, इसीलिए कुछ एडिशनल चीज़ें भी हम बता रहे हैं। देखिए, मछली का हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है। जैसे हम पढ़ाए हैं पिछले लेक्चर में मनुष्य के हृदय के बारे में, तो मनुष्य का हृदय कितना का था? तो 4 चेम्बर का था। मछली का हृदय यानी जो जलीय जीव हैं उनका हृदय कितने का रहता है? उनका दिल 2 चेम्बर वाला रहता है, 2 चेम्बर वाला छोटा दिल रहता है। जो सरीसृप हैं या उभयचर हैं, जो सरीसृप हैं, उभयचर हैं, रेंगने वाले हैं या उभयचर जैसे मेढक वगैरह हो गए, तो उनका दिल 3 गो चेम्बर का होता है। और 3 चेम्बर में क्या होता है? 2 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है, केवल 1 वेंट्रिकल होता है। तो ये 3 चेम्बर का किसका होता है? सरीसृप यानी रेंगने वाले का। और किसका? उभयचर का। अब उभयचर में एक अपवाद आता है। क्या अपवाद आता है उभयचर में? उभयचर में अपवाद आता है मगरमच्छ का। मगरमच्छ का जो दिल होता है ये 4 चेम्बर वाला दिल होता है। उसमें 4 कमरे होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो 4 चेम्बर हार्ट जो है, एक उभयचर ऐसा है मगरमच्छ जिसका 4 चेम्बर वाला हार्ट है, एकदम सेम किसके तरह? तो मानव के तरह ही मगरमच्छ का और दिल है। ठीक, समझ में आ रहा है? देखिए अब चालू करते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लिम्फ परिवहन तंत्र। हालांकि ये सिस्टम जो है बहुत बड़ा है, समझने के लिए समझा जाए तो बहुत बड़ा सिस्टम है। कम से कम 3-4 लेक्चर लग जाएंगे इसको समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में जितना समझाया गया उतना ही हम बताएंगे। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम बनता कैसे? तो लिम्फेटिक सिस्टम भी जानते हैं क्या है? लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोल सकते हैं। ये क्या है? तो ये ब्लड से ही बना है। ये किससे बना है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ही बन जाता है अलग से लिम्फेटिक सिस्टम। कैसे? देखिए हम पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि धमनी जाती है, क्या डिवाइड होती है 2 भागों में, मान लीजिए डिवाइड हो गई। उसके बाद आगे चल कर के ये सिरा में डिवाइड हो जाती है, केशिका में डिवाइड हो जाती है, केशिका में यानी पतली पतली नसों में। और पतली पतली नसों में क्यों डिवाइड होती है? कहाँ से कि पतली पतली नसें जो होती हैं यही जो है पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं कोशिकाओं के बीच। अब होता क्या है, इसमें से ब्लड में से ये जो नसें हैं इनमें से क्या बह रहा था? ब्लड। अब ब्लड में क्या था? तो न्यूट्रिएंट्स था, ऑक्सीजन था, आयंस थे, ठीक, आयंस थे, बहुत कुछ थे, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह बहुत कुछ थे। अब हमको क्या करना है? न्यूट्रिएंट्स देना है ब्लड को, कोशिकाओं को और ऊतकों को क्या देना है? जैसे हमारे दिमाग की कोशिकाओं को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। यहाँ पे हमको मान लीजिए कि क्या देना है? पोटेशियम आयन देना है और यहाँ पे ऑक्सीजन देना है। तो ब्लड में से क्या निकलेगा? ब्लड में से निकलता है ऑक्सीजन, तो ऐसे ही आरबीसी से निकल जाएगा, आरबीसी से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऐसे ब्लड के नसों से ही निकल जाएगा ऑक्सीजन, डिजॉल्व होके निकल जाएगा। किसमें? प्लाज्मा में डिजॉल्व होके निकल जाएगा। आप जानते हैं कि ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा, एक रक्त कोशिका। प्लाज्मा जो पीले कलर का द्रव होता है क्या कहलाता है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में घुल करके ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा और निकल करके इन कोशिकाओं में आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, जो भी ज़रूरत है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सब आ जाएंगे इसमें। लेकिन किसके साथ आ रहे हैं? प्लाज्मा के साथ आ रहे हैं। प्लाज्मा क्या है? ब्लड में से जो पीले कलर का द्रव निकलता है ब्लड के जमने के बाद, वही पीले कलर का द्रव क्या है? प्लाज्मा है। अभी प्लाज्मा में से सीधा प्लाज्मा में घुल करके सब आते हैं इस ऊतक में। जैसे ही ये प्लाज्मा में घुल करके इस ऊतक में आए, इनको क्या बोला जाता है? ऊतक द्रव। ब्लड में थे, प्लाज्मा जो है ब्लड में था, तो इसको पूरा ब्लड बोला जा रहा था। लेकिन ये कोशिकाओं के समूह के बीच आ गया जब प्लाज्मा ना, तो इसको क्या बोला जाएगा? ऊतक द्रव। कहाँ से? कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है? ऊतक। तो ऊतक के आसपास जो भी द्रव आएगा उसको क्या बोलेंगे? ऊतक द्रव। अब ये ऊतक द्रव जो है ना, यानी कि
टिश्यू फ्लूइड जो है ना, अब ये टिश्यू फ्लूइड कुछ चीज़ें तो टिश्यू फ्लूइड में से मान लीजिए कि जैसे WBC कुछ निकला था जो ब्लड में फिर से मिल जाएगा, हो सकता है, ठीक। कुछ प्रोटीन छोटे छोटे जो कोशिकाएं बनाई होंगी कहीं और ज़रूरत है, हार्मोन बनाई होंगी जो कहीं और ज़रूरत है हमारे शरीर में, जैसे एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन बनाया हुआ है, हमको ज़रूरत है कहीं और, हमारे दिल के धड़कन को तेज करने के लिए ज़रूरत है, तो दिल के पास ले जाना पड़ेगा ना, तो पहुंचाने के लिए ब्लड काम करता है। तो मान लीजिए एड्रेनल ग्लैंड, यानी अभी पढ़ाएंगे ये एड्रेनल ग्लैंड वगैरह, अभी चिंता की बात नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, ठीक। तो देखिए एड्रेनल ग्लैंड मान लीजिए हार्मोन बनाया एड्रेनलिन, अब क्या करना है, हार्ट तक ले जाना है, हार्ट के धड़कन को बढ़ाना है, कैसे कि हमको डरा देता है थोड़ा सा, ज़्यादा हार्ट रेट ज़्यादा कर देता है, तो हार्ट के पास लेके जाना है। तो अब हार्ट के पास लेके जाने के लिए ये ब्लड में मिलेगा, ब्लड लेके जाएगा हार्ट के पास, तब जाकर के हार्ट रेट जो है अधिक होगा। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जो कोशिकाएं जो बनाए रहते हैं कुछ प्रोटीन्स वगैरह, कुछ बड़े बड़े प्रोटीन बना दिए रहते हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं, जो खून की नसें हैं पतली पतली, इनमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, तो बहुत जो छोटे प्रोटीन होंगे वो तो फिर से ब्लड में मिल जाएंगे, ब्लड के थ्रू चले जाएंगे, कुछ प्लाज्मा भी चला जाएगा, कुछ प्लाज्मा भी ब्लड में मिल के चला जाए, लेकिन कुछ प्लाज्मा बच जाता है और कुछ बड़े बड़े प्रोटीन भी बच जाते हैं, कुछ WBC बच जाते हैं, कहाँ पे, ऊतक के बीच, ऊतक द्रव बन जाते हैं। अब होता क्या है, अब ऐसे ही होता रहा, ब्लड में से कुछ ना कुछ कम होते रहा, प्लाज्मा कुछ कम हो गया, कभी कुछ पानी कम हो गया, कुछ कम हो गया, तो ब्लड का मात्रा कम हो जाएगा कि नहीं, ब्लड में से कुछ निकालते रहेंगे तो कम हो जाएगा कि नहीं ब्लड। तो यहाँ पे ऊतक में आ गया, अब निकल गया है कुछ पार्ट, अब इसको फिर से ब्लड में मिलाना है, लेकिन ये खून की नसों में फिर वापस नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, कहाँ से, कुछ बड़े अणु भी हैं, तो नहीं जा पा रहा है। इसलिए अब क्या होता है, अब यहाँ पे निर्माण होता है क्या, लिम्फेटिक सिस्टम का। अब यहाँ से कुछ कोशिकाएं बनती हैं, अलग नस बनती है, अलग पाइप बनते हैं, और वो अलग पाइप क्या करते हैं, पतले पतले पाइप बनते हैं ऊतकों के पास। ये मान लीजिए ऊतक है, ये पतले पतले पाइप बन गए। अब ये जितना भी छोड़ा था ब्लड नहीं ले जा पाया था, ये बटोर सटोर के पूरा ला देते हैं एगो पाइप में। मान लीजिए कि एगो पाइप यहाँ पे बन गया, दूगो पाइप आया था, ये दोनों पाइप जो है आगे जुड़ जाता है, ठीक, आगे जुड़ गया। मान लीजिए कि यहाँ से ऊतक द्रव में से जो भी बचा हुआ था, कुछ पाइप है, कुछ पाइप में सब बटोरा के चला आया, उसके बाद ये पाइप जा करके और सीधा कहाँ मिल जाता है, तो ब्लड वेसल्स में मिल जाता है। और ब्लड वेसल्स में किस में, तो बड़े जो क्या होते हैं, बड़े जो वेन्स होते हैं, वेन्स मतलब सिराएं, जो सिराएं होती हैं जो कि हार्ट तक ब्लड को ले जाती हैं, उन सिराओं में जाके ये फिर से ये पाइप मिल जाता है। अब जो भी कम हुआ था ब्लड में से, जो भी ब्लड में से छटाया हुआ था, नहीं जा पा रहा था ब्लड में, अब ये नसें जो हैं, ये जो लिम्फ वाहिकाएँ हैं, जो पाइप है, इनको बोला जाता है लिम्फ वाहिका। ये जो लिम्फ वाहिकाएँ हैं, ये बटोर सटोर के सीधा लिया के फिर से ब्लड में मिला देंगे। ब्लड किस में मिलाएंगे, सिरा में, ताकि जो है हमारे दिल में ब्लड फिर से वापस जा सके। और ये धमनी कहाँ से आया था, दिल से आया था ब्लड लेकर के, तो ये ब्लड लेकर के आया था, ये ब्लड लेकर के जा रहा। अब मान लीजिए ये सिरा आ रहा था कहीं से, ब्रेन से आ रहा था, ब्रेन से हमारे, तो इसी सिरा में जाकर के लिम्फ वाहिका, बड़ी लिम्फ वाहिका मिल गई। अब यही जो है ब्लड जो कम हुआ था वो पूरा हो गया। तो यही है लिम्फेटिक सिस्टम। यही अलग से जो पाइप अलग से बन जाता है यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यही है लिम्फेटिक सिस्टम, यही है लिम्फ तंत्र, यानी लिम्फेटिक सिस्टम, और कुछ नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अभी तक आपको हम बस ओवरव्यू दिए हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम बनता कहाँ से। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ही बना हुआ है। अब लिम्फेटिक सिस्टम के दो भाग होते हैं। पहला, इसमें लिम्फ होना चाहिए। लिम्फ किसको बोलते हैं, देखिए जब ऊतक से ऊतक द्रव जो है ये वाहिकाओं में, लिम्फ वाहिकाओं में प्रवेश किए ना, तो इन्हीं को, अब जब इसे इस पाइप में प्रवेश किया, अब इन्हीं को बोला जाता है लिम्फ। तो एक चीज होता है लिम्फ तंत्र में लिम्फ, और दूसरा होता है लिम्फ वाहिकाएं। लिम्फ वाहिकाएं, अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लिम्फ और लिम्फ वाहिका क्या क्या है। तो लिम्फ क्या है, जो फ्लूइड, जो टिश्यू फ्लूइड लिम्फ वाहिका में प्रवेश किया, वही लिम्फ।
जो फ्लूइड लिम्फ वाहिका में प्रवेश किया वही लिम्फ है, समझ में आया। और जो लिम्फ वाहिका है ये क्या है, तो जो पाइप कलेक्ट कर रहे हैं लिम्फ को वही क्या है, लिम्फ वाहिका है। सिंपल सा बात है, कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। अब ये लिम्फ वाहिकाएं जो होती हैं ये 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं। जैसे कि ब्लड वेसल्स था, ब्लड वेसल्स 3 तरह का था, वैसे ही लिम्फ वाहिकाएं भी 3 तरह की होती हैं। क्या क्या, तो देखिए पहला होता है लिम्फ केशिका, लिम्फ केशिका। दूसरा क्या होता है, लिम्फ वाहिका, लिम्फ वाहिकाएं, लिम्फ केशिकाएं, लिम्फ वाहिकाएं और लिम्फ बड़ी लिम्फ वाहिकाएं, बड़ी लिम्फ वाहिकाएं। देखिए ये कैसे बनी होती है। मान लीजिए ये कोई ऊतक था, यहाँ पे कई कोशिकाओं का समूह था, ऊतक था, यहाँ पे फ्लूइड था, कुछ ब्लड में से निकला था। यहाँ पे जो पतला पतला लिम्फ का नस रहेगा, लिम्फ का पाइप रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ केशिका बोलेंगे। कैसे कि बहुत पतला है। अब ये मान लीजिए कई को इधर से भी एक पतला पाइप आ रहा था, इधर से भी एक पतला पाइप आ रहा था, ठीक, इधर से कहीं से, यहाँ पे भी टिश्यू थे सब, यहाँ से, तो ये जुड़ जाते हैं, ये जुड़ गए, ठीक, ये जुड़ गए। तो जब केशिकाएं जुड़ती हैं, जब लिम्फ केशिकाएं जुड़ती हैं तो किसका निर्माण होता है, लिम्फ वाहिकाओं का, लिम्फ वाहिकाओं का निर्माण होता है। अब कहीं और से मान लीजिए यहाँ पे कोई टिश्यू थे, यहाँ से कुछ केशिकाएं निकली हुई थी और वो केशिकाएं आपस में जुड़ करके फिर एक पाइप बनाई हुई थी। अब ये क्या हो गया, ये भी एक लिम्फ वाहिका हो गया, लिम्फ केशिका से लिम्फ वाहिका, लिम्फ केशिका से लिम्फ वाहिका। अब लिम्फ वाहिका जो है जब आपस में जुड़ती हैं तो ये क्या बनाती हैं, बड़ी लिम्फ वाहिकाएं। क्या बनाती हैं, बड़ी लिम्फ वाहिका। कहाँ से कि 2 लिम्फ वाहिका जुड़ा, बड़ी लिम्फ वाहिका। अब ये बड़ी लिम्फ वाहिका कहीं अगर वेन जा रहा होगा, यानी कि सिरा जा रहा होगा, खून वाला जो नस है वो जा रहा होगा, वहीं पे जाके खुल जाएंगी और ये ब्लड में मिल जाएगा फिर लिम्फ। समझ में आया। तो ऐसे बनता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये है बड़ी लिम्फ वाहिकाएँ और लिम्फ वाहिका, लिम्फ केशिका, इसके बारे में आपको समझ में आया, ठीक। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का भाग है जिसमें एक है लिम्फ और दूसरा है क्या, तो दूसरा है लिम्फ वाहिका। अब लिम्फ जो है ये है क्या, तो ये है प्लाज्मा, प्लाज्मा, अरे यार क्या लिख रहे हैं, प्लाज्मा प्लस कुछ WBC भी होते हैं, प्लस कुछ बड़े प्रोटीन भी होते हैं, बड़े प्रोटीन, हार्मोन आदि लिख सकते हैं, बहुत कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। रक्त केशिकाओं से रक्त रिस कर ऊतकों में चला जाता है जिसे ऊतक द्रव बोलते हैं। और ऊतक द्रव जब लिम्फ वाहिका में प्रवेश करता है तो उसी को बोला जाता है लिम्फ। क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लिखिएगा कि रक्त केशिकाओं से रक्त रिस कर ऊतक में, ऊतक सही लिखा ना, ऊतक में चला जाता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे ऊतक द्रव कहते हैं, ऊतक द्रव कहते हैं। और यही ऊतक द्रव आगे चल करके क्या बना देता है, तो ऊतक द्रव जब कहाँ गया, कहाँ किया प्रवेश किया लिम्फ किस में, तो लिम्फ केशिका में, लिम्फ केशिका में प्रवेश किया तो इसका नाम बदल गया तो क्या हो गया, तो अब इसका नाम बदल के रख दिया गया क्या, तो इसका नाम बदल करके रख दिया गया लिम्फ। समझ में आया, लिम्फ। तो ये लिम्फ बन गया। अब ये लिम्फ के बारे में ये हो गया। अब लिम्फ केशिकाएं जो होती हैं ये पारगम्य होती हैं, ये पारगम्य होती हैं। हम तो इसी में गुजर रहे हैं, आप साइड में बनाइएगा, इसे इतना साइड में लिखिएगा और इसका साइड में लिखिएगा, ठीक। देखिए लिम्फ केशिकाएं जो होती हैं पारगम्य होती है। पारगम्य होने से इसका फ़ायदा क्या है, पारगम्य होने की वजह से जो भी प्लाज्मा, पारगम्य का मतलब होता है ना
कि जिसके आर पर कोई भी आ जा सके, खुला दरवाज़ा समझते हैं ना, जिसके आर पर कोई आ जा सके, किसी को रोक टोक नहीं है। वैसे ही लिम्फ के केशिकाएँ जो होती हैं ये पारगम्य होती हैं। इनमें क्या होता है, आने जाने का रास्ता होता है, कुछ भी आ जा सकता है, चाहे तो लिम्फ वाहिका में चला जा सकता है और चाहे तो लिम्फ वाहिका से निकल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पारगम्य होती हैं। तो पारगम्य होती हैं इसलिए क्या हो जाता है, जो ऊतक द्रव है आसानी से लिम्फ वाहिका में प्रवेश कर जाता है और क्या होता है उसके बाद लिम्फ आगे चला जाता है और ब्लड वेसल्स में मिल जाता है। लिम्फ जो होता है ये क्या है, तो हल्के पीले रंग का द्रव है। कहाँ है, कैसे कि प्लाज्मा भी हल्का पीला होता है, हल्के पीले रंग का द्रव। ठीक, अब देखिए, अब हम आपको जो भी चीज़ें हैं वो बता दिए। लिम्फ का हम क्या बताते हैं, रास्ता बताते हैं। लिम्फ का रास्ता, हेडिंग लगाइए, पाथ ऑफ लिम्फ वे, लिम्फ पाथवे लिख सकते हैं। देखिए कहाँ से कहाँ तक, तो ऊतक द्रव किस में प्रवेश करता है, तो ऊतक द्रव लिम्फ केशिकाओं में प्रवेश करता है। लिम्फ केशिका में प्रवेश किया और जब जैसे ये लिम्फ केशिका में प्रवेश किया, अब इसी ऊतक द्रव को हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं। अब ये लिम्फ जो है आगे कहाँ जाएगा, लिम्फ केशिका से लिम्फ वाहिकाएं, और लिम्फ वाहिकाएं जो हैं आगे चल कर के क्या बनाएंगी, बड़ी लिम्फ वाहिकाएं। बड़ी लिम्फ वाहिकाएं, और ये बड़ी लिम्फ वाहिकाएं जाकर के कहाँ खुलती हैं, तो ये बड़ी सिराओं में खुलती हैं। बड़ी सिराएं, बड़ी रक्त सिराओं में। बड़ी रक्त सिरा में खुल जाती हैं, जिससे ये फिर से ब्लड का हिस्सा बन जाता है। लिम्फ जो फिर से कहाँ किसका हिस्सा बन जाता है, ब्लड का हिस्सा। अब देखिए इसमें पंपिंग अंग, कोई पूछेगा इसमें पंपिंग अंग है, तो नहीं है भाई, पंपिंग अंग नहीं है। कैसे नहीं है, कोई इसको लिम्फ को धक्का देने वाला है, नहीं है। जो हार्ट था वही ब्लड को प्रेशराइज किया था, धक्का दिया था, जो कि रिस करके और ऊतक के पास आया, जो ऊतक द्रव बन गया। अब फिर मानिए कि यहाँ से क्या है, ब्लड वेसल्स है, हरदम रिश्ता रहेगा, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, जो भी ऊतक द्रव है इसका प्रेशर बढ़ेगा, ढकेलाएगा तो यहाँ पे क्या है, लिम्फ केशिकाएं हैं, इसमें प्रवेश कर जाएंगे, सब प्रवेश कर जाएंगे। धक्का दिया जा रहा है, लिम्फ केशिकाओं में प्रवेश कर जाएंगे और प्रवेश कर करके फिर से लिम्फ वाहिकाएं बना देंगे और बड़ी लिम्फ वाहिका फिर जाकर ब्लड में मिल जाएगी। तो इसमें कोई अलग से पंपिंग अंग नहीं है, पंपिंग अंग इसमें नहीं है। इसमें पंपिंग अंग, कोई भी पंपिंग अंग नहीं है। कोई भी पूछेगा तो इसमें पंपिंग अंग नहीं है। ठीक, अब इसमें जो होता है एक चीज़ होता है लिम्फ नोड। इस लिम्फ वाहिकाओं में जगह जगह पे होता है लिम्फ नोड। ये क्या होता है लिम्फ नोड, देखिए कहीं कहीं ना यही वाहिकाएं फूल जाती हैं। मान लीजिए कि ये लिम्फ वाहिका आ रही है, कहीं कहीं फूल जाती है, इसी को बोलते हैं लिम्फ ग्रंथि भी बोलते हैं, लिम्फ ग्रंथि। अब इसमें क्या होते हैं, तो इसमें WBC के ल्यूकोसाइट होते हैं। ल्यूकोसाइट देखते रहते हैं, लुकाई रहते हैं सब, ल्यूकोसाइट लुकाए रहते हैं सब इसी ग्रंथि में, देखिएगा। अब जैसे ही कोई रोगाणु आया रहता है लिम्फ में कोई भी रोगाणु आया रहता है, रोगाणु का मतलब जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, तो कोई भी अगर रोगजनक आया होता है तो उसको मारने का काम कौन करते हैं, लिम्फोसाइट। तो लिम्फ की सफाई कहाँ होती है, कोई पूछेगा, तो लिम्फ की सफाई होती है लिम्फ नोड यानी लिम्फ गांठों में लिम्फ की सफाई होती है। लिखेंगे क्या, इसमें लिम्फ की सफाई होती है, सफाई होती है। इसमें क्या होते हैं, WBC के ल्यूकोसाइट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मारते हैं। इसमें बैठे होते हैं ल्यूकोसाइट और जो कि रोगाणुओं को मारते हैं, जिससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। और देखिए एक चीज़ होता है हाथी पाँव, एक रोग होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें लिम्फेटिक सिस्टम ही इफेक्ट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या हो जाता है, एक क्या कहलाता है,
एक वर्म चला जाता है जिसकी वजह से लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके बारे में अभी आप अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, डिटेल से पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे जाकर के आप देखिएगा। तो उसी में क्या होता है, पैर फूल जाता है, हाथी के जैसा हो जाता है, इसीलिए उसको हाथी पाँव बोलते हैं, एलिफेंटेसिस बोलते हैं उसको, ठीक। तो ये आपका है लिम्फ तंत्र, और यही बस इतना ही लिम्फ तंत्र है। एक चीज़ होता है प्लीहा या तिल्ली, स्प्लीन। स्प्लीन को भी क्या माना जाता है, स्प्लीन को भी लिम्फ तंत्र का ही भाग माना जाता है। स्प्लीन जो है ये भी लिम्फ तंत्र का भाग है, ठीक। स्प्लीन यहाँ पे होता है, यहाँ पे पेट के जस्ट पीछे स्प्लीन होता है, प्लीहा या तिल्ली। इसको आरबीसी का कब्र भी बोला जाता है, कहाँ से कि मरे हुए आरबीसी को वहीं पे निपटाया जाता है, तो आरबीसी का कब्र। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल, 120 दिन बाद आरबीसी खराब, ऑक्सीजन नहीं ढोएगा, ऑक्सीजन नहीं ढोएगा तो ब्लड में रह के क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको स्प्लीन में ला के दफना दिया जाता है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्र बोला जाता है। और स्प्लीन जो है ये क्या है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का भी हिस्सा है, लिम्फेटिक सिस्टम का भी हिस्सा है आरबीसी, प्लीहा या तिल्ली या जिसको स्प्लीन बोलते हैं, ठीक। तो ऐसा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब लिम्फेटिक सिस्टम आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पादपों में परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे। पादपों में यानी पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है, जल जो है मिट्टी से खींच करके पेड़ पौधे ऊपर पत्तियों तक कैसे पहुँचाते हैं, भोजन को पत्तियों से फलों में कैसे भरते हैं, जड़ों में कैसे भरते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और उसके बाद एक्सक्रीशन चालू हो जाएगा। एक्सक्रीशन के बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है, जल्द ही ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।